कहानी की शुरुआत में हम इस नाम के एक जियोलॉजिस्ट को देखते हैं। वो जंगल में अपनी कुछ रिसर्च कर रहा था कि तभी रिसर्च के दौरान उसे एक रैटल स्नेक काट लेता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। रैटल स्नेक के काटने की वजह से इस बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा था। वो जैसे ही मदद बुलाने के लिए अपना फोन निकालता है, तभी उसका फोन भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और अब वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। इसके बाद एस बिना देरी किए अपने पास रखा चाकू निकालता है और जहाँ पर रेटल स्नेक ने काटा था वहाँ पर कट लगा लेता है। इसके बाद वो मुंह से ही चूस कर जहर को बाहर निकालने लगा। अब तक इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी से अपने घर पर आ गया। घर आते ही वो बहुत सारा पानी पीता है। इस वक्त तक इसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो अपने बेड पर ही लेट गया और तभी इसकी आंख बंद हो जाती है। फिर जब इसकी आंख खुली तब वो देखता है कि रेटल स्नेक के काटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरीके से सूज गया था। इतने में ही वो दोबारा से बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी आंख सीधा रात को खुलती है। इस देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ लोग हैं। जैसे ही वो इसकी हालत देखते हैं तो वो उसकी मदद किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। ये बात इसको काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो उठने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। उसने थोड़ा सा पानी पिया और वो एक बार फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद सीधा कुछ दिनों बाद इसकी आंख खुलती है। वो अब काफी हद तक ठीक हो गया था, क्योंकि उसने पहले ही अपने हाथ पर कट लगाकर रेटल स्नेक के जहर को अपने हाथ से बाहर निकाल दिया था। इस जल्दी से वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वो जब बाहर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी के हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने कितने दिनों से अपनी गाड़ी ना चलाई हो। उस पर बुरी तरीके से धूल जमी हुई थी। खैर इस चीज को इग्नोर कर इस अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त इस एक स्टोर के पास रुकता है, जहाँ पर उसे कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। तभी इसको वहाँ पर लगे एक डिजिटल बोर्ड से पता चलता है कि पूरे शहर में एक पैंडेमिक फैल गया है, जिसके चलते सभी लोग मारे गए। ये देखकर इसको अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। अब सबसे पहले उसे अपने मॉम डैड की टेंशन होने लगी, इसलिए वो जल्दी से उनके घर जाता है। इस जैसे ही अपने मॉम डैड के घर के अंदर गया तो वो देखता है कि उसके डैड की मौत हो गई है, जिनके ऊपर दुनिया भर के मक्खी मच्छर भिनभिना रहा है। फिर जैसे ही इस थोड़ा अंदर गया तो उसे वहाँ पर अपनी मॉम की डेड बॉडी भी मिल जाती है। अपने मॉम डैड को मरा हुआ देखकर इस अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। इस बहुत ही ज्यादा रोता है। फिर इस घर के बाहर उनके लिए एक कब्र खोदता है और फिर उन दोनों को एक एक कर उस कब्र में दफना देता है। इसके बाद एस अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए अपने बचपन वाले कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन एस अपने घर के बाहर जाकर जब देखता है तो बाहर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां थी, लेकिन उनके अंदर कोई भी एक जिंदा इंसान नहीं था। खैर इसके बाद वो गॉड को याद करने के लिए पास ही के एक चर्च में जाता है, लेकिन वहाँ का नजारा तो और भी ज्यादा खौफनाक था। लोग जिस तरह ईश्वर को याद कर रहे थे वो उसी तरह मारे गए। फिर एस अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाकर वो देखता है कि सिटी में एक भी इंसान जिंदा नहीं है। फिर एस एक स्टोर में चला गया, जहाँ से वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ गन्स ले लेता है और जल्दी से वहाँ से जिंदा इंसानों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे उम्मीद थी कि इतने बड़े इलाके में अगर वो जिंदा है तो कोई और भी जिंदा जरूर होगा। इसके बाद एस जब एक ब्रिज से गुजर रहा था तो वो देखता है कि आगे का रास्ता भी बंद है। ये देखकर एस अपनी गाड़ी लेकर दोबारा से वहाँ से निकल जाता है। अब एस एक बड़े से मॉल में पहुंचा, लेकिन वहां पर भी उसे कोई भी नहीं मिलता। अब एस रिलैक्स होने के लिए गर्म पानी के पूल में नहाने के लिए चला जाता है। फिर इस वापस मॉल में आकर ड्रिंक करने लगा, पर तभी वहां पर एन और मिल्टन नाम के दो लोग आते हैं। एस उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि वो बहुत ही वक्त से जिंदा इंसानों की खोज करने में लगा था और अब जाकर ये दोनों उसे मिल गए। एन और मिल्टन भी इसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो दोनों इससे बातें करते हैं। एन इसको बताती कि मैंने और मिल्टन दोनों ने इस पैंडेमिक के दौरान अपनी फैमिली को खो दिया। ये सुनकर इसको काफी बुरा लगा। तभी मिल्टन इसको पैंडेमिक की वीडियो दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक दो हफ्ते में ही पूरी दुनिया के लोग एक वायरस के चलते मारे गए। इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। वो एन और मिल्टन को बताता है कि मेरी मॉम डैड भी कॉल कर मुझे इस वायरस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ये कोई फेक न्यूज़ है जो कि लोग अक्सर फैलाते रहते हैं। इसके बाद इस सोने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि लिफ्ट खराब है, इसलिए वो लिफ्ट के बाहर ही सो गया। अगले दिन जब इसकी आँख खुलती है तो वो पूरे मॉल में एन और मिल्टन को ढूंढने लगा। तभी उसे एन मिल जाती है, जो कि मॉल में मौजूद नए नए कपड़े ट्राई कर रही थी।
एन इस पैंडेमिक से पूरी तरीके से टूट गई थी। वो इससे कहती कि मेरा सिर्फ दिल धड़क रहा है लेकिन मैं अंदर से मर गई हूँ। एन की ऐसी बातें सुनकर एस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद एन, मिल्टन और एस तीनों मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के वक्त मिल्टन एस को अपने साथ वहीं रुकने के लिए कहने लगा, लेकिन एस उनके साथ रुकना नहीं चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि यूएसए बहुत बड़ा है और अगर वो 3 लोग जिंदा हैं तो पूरे यूएसए में उसे और भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। एन ये बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिल्टन इसको समझाने लगा। वो इससे कहता है कि एन को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। साथ ही वो इसको अपने पास रखी एक गन को दिखाते हुए कहने लगा कि अब हमारा यहाँ पर जीने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि हम कब तक यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए अच्छा यही है कि हम लोग एक दूसरे को खत्म कर दें। मिल्टन की बातें सुनकर एस ये प्लान बनाता है कि वो एन को भी अपने साथ ले जाएगा क्योंकि अगर वो मिल्टन के कहने पर चली तो मिल्टन उसे भी मरवा देगा। इसके बाद जब एस एन के पास जाकर उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है तो एन उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देती है। तभी वो इसके क्लोज आने की कोशिश करने लगी पर एस उसे अपने आप से दूर कर देता है। इसके बाद वो मॉल को छोड़कर वहाँ से निकल गया, लेकिन तभी 2 गन शॉट की आवाज आती है। इसका मतलब यह है कि उन दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया। ये देखकर इसको अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी चलाने लगा, लेकिन तभी रास्ते में वो देखता है कि रोड पर एक डॉग खड़ा है। उस डॉग को देखकर इसने जल्दी से अपनी गाड़ी रोक ली और फिर वो अपनी गाड़ी से निकलकर उस डॉग के पास चला गया। इस उस डॉग का नाम लकी रखता है क्योंकि इसको लग रहा था कि वो उसके लिए बहुत लकी है। लकी को देखकर इसको जीने की नई उम्मीद मिल गई थी, इसलिए वो लकी को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है और वो वहाँ से सीधा एक लाइब्रेरी में आ गया। इस वहाँ से अपने लिए कुछ सर्वाइवल्स की बुक ले लेता है जो कि उसकी जीने में मदद करेंगी। इसके बाद वो लकी को लेकर वापस से अपने घर आ गया। इस लकी के साथ ही अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते इसको लकी के साथ रहते रहते अब पूरा 1 साल बीत गया। ये सब अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था और उसे अब अपने लिए एक दूसरे इंसान की जरूरत थी। एक दिन जब इस अपने घर आया तब वो देखता है कि लकी किसी को देखकर भौंक रहा है। जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो कहीं दूर एक घर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर इसके अंदर दोबारा से किसी जिंदा इंसान से मिलने की नई उम्मीद जाग गई थी। इसके बाद एस लकी को लेकर जल्दी से उस घर के पास पहुंचता है जिसकी चिमनी से उन्हें धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ पर एमा नाम की एक लेडी इसको देखकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। एस एमा को समझाता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे घर से थोड़ी दूर रहता हूँ। जब मुझे तुम्हारे घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया तब मैं जिंदा इंसान की खोज में तुम्हारे घर तक आ गया। एमा को भी इसकी बातों पर विश्वास हो जाता है क्योंकि उसने भी काफी वक्त से किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा था। फिर एमा इसको अपने घर के अंदर लेकर आती है। वो इसको एक कॉफी बनाकर पिलाती है। इस एमा से उसके बारे में पूछता है जिस पर एमा इसको बताती है कि मेरे डैड एक आर्मी ऑफिसर थे और मेरी मॉम एक नर्स थी, इसीलिए मुझे सर्वाइवल की सारी स्किल्स आती हैं। एमा की ये बातें सुनकर एस उससे थोड़ा इम्प्रेस हो गया। तभी एमा इसको उसी के घर पर रुकने के लिए कहती है। तभी इस भी एमा के कहने पर उसके घर पर रुक गया। रात में इस एमा को बताता है कि मेरा घर बहुत ज्यादा बड़ा है जहाँ पर हम दोनों बहुत ही आसानी के साथ रह सकते हैं। इसीलिए एमा अगले दिन ही उसके घर पर रहने के लिए चली जाती है। एमा को इसका घर काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसके घर के पास काफी मिट्टी भी थी जहाँ पर वो अपने खाने के लिए कुछ सब्जियां वगैरह उगा सकती है। फिर एमा इसके किचन को देखती है जहाँ पर बिल्कुल भी खाना नहीं था और साथ ही में वहाँ पर बहुत सी गंदगी फैली हुई थी। इसलिए एस और एमा दोनों खाने लेने के लिए एक सुपरमार्केट चले गए जहाँ पर एमा खाने के साथ साथ बहुत सारे सब्जियों के बीज भी ले लेती है। इसके बाद वो दोनों वापस से घर आ गए। अब जैसे जैसे वक्त बीतता रहा तो एस फिशिंग करना भी शुरू कर देता है और इसी के साथ साथ एमा भी सब्जियों के पौधे उगाने लगती है। इस वक्त तक एस और एमा एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। एक दिन एमा इससे कहती है कि अगर हमें यहाँ पर लंबे समय तक रहना है तो हमें बिजली की जरूरत पड़ेगी, वरना बिजली के बिना तो रहना मुश्किल होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मार्केट से जाकर कुछ सोलर प्लेट्स ले आता है। उन्हें घर लाने के बाद वो एक एक कर उन्हें अपने घर के ऊपर लगाना शुरू कर देता है, लेकिन ये काम आसान नहीं होने वाला था, उसे काफी वक्त लगेगा। जब एस सोलर पैनल लगा रहा था तो तभी अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी एड़ी में चोट आ गई। एमा जल्दी से इसको घर के अंदर लाकर उसकी एड़ी की देखभाल करती है। उसी रात जब इस सो रहा था
तब एमा अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें निकालकर उन्हें देखने लगी। हमें पता चलता है कि एमा पहले शादीशुदा थी और उसकी 2 लड़कियां भी थीं। एमा अपनी दोनों बच्चियों की तस्वीरें देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। खैर इसके बाद एक दिन जब ये सोलर पैनल सेटअप करने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके पास एमा आती है। वो इसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जानकर एस काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो इस बात से डर रहा था कि उस दुनिया में उसकी देखभाल करने वाला कौन है। ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई हॉस्पिटल है। एमा अकेले बच्चे को जन्म कैसे दे पाएगी। इसकी बातें सुनकर एमा उसे बताती है कि मैंने पहले भी बिना डॉक्टर की मदद से अपनी बेटियों को जन्म दिया था और इस बार भी मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसे जानकर थोड़ा रिलैक्स हो गया। इसके बाद वो जल्दी से लाइब्रेरी जाकर प्रेगनेंसी की कुछ किताबें घर ले आता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त एमा इससे कहती है कि मुझे प्रोटीन चाहिए, जो सिर्फ मुझे मीट से मिलेगा। एमा की ये बातें सुनकर एस अपनी गन लेकर शिकार के लिए निकल जाता है। दूर शहर में जाकर उसे कुछ जानवर दिखाई देते हैं। एस उनमें से एक को शूट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एस उसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो किसी को मार सके, चाहे तो फिर वो जानवर ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी एस किसी तरीके से अपनी हिम्मत बांधता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो उसका मीट लेकर वापस से घर आ गया। एमा मीट को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज इसने पहली बार शिकार किया था। फिर कुछ दिन की मेहनत के बाद ये सोलर पैनल को भी सेटअप कर देता है, जिससे उसके पूरे घर में लाइट आ गई। ये देखकर एस और एमा दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। उसी रात एमा इसको एक बहुत ही बड़ा चूहा दिखाती है, जो उसको अपने बॉस रूम से मिला था। एमा इसको इस बारे में बता ही रही थी कि तभी उनके घर के बाहर और भी बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। उन्हें देखकर एस और एमा उन्हें मारने के लिए जल्दी से घर से बाहर निकल गए। एस जल्दी से अपने घर का सारा कूड़ा बाहर लाकर जला देता है और एमा शूट कर उन चूहों को मार रही थी। लेकिन तभी इसको याद आता है कि सभी चूहे उनके घर में रखी मीट की वजह से आ रहा है, इसीलिए इसने सारे मीट को बाहर लाकर जला दिया और दोनों वापस से घर के अंदर आ गए, क्योंकि बाहर तो बहुत ही ज्यादा चूहे आ गए थे। उन्हें देखकर एस और एमा दोनों अपने घर की खिड़की दरवाजों पर टैप लगाते थे। तभी उन्हें लकी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों देखते हैं कि लकी घर के बाहर ही रह गया है। एस जल्दी से दरवाजा खोलकर लकी को घर के अंदर ले आया, पर उसके साथ बहुत सारे चूहे घर के अंदर आ गए थे, जिन्हें एस एक एक कर मार देता है। फिर एमा लकी के चूहे के काटे हुए घावों पर दबा कर देती है। इसके बाद वो दोनों कुछ दिनों तक चूहे से बचने के लिए अपने घर में ही रहने लगते हैं। पर चूहे ज्यादा दिनों तक अपना आतंक नहीं मचा पाते, क्योंकि सड़कों पर अब बिल्लियां आ गई थी। वो सभी चूहों को एक एक कर मार देती हैं। एक दिन एस और एमा देखते हैं कि रोड पर एक भी चूहा नहीं है, इसीलिए इस घर से बाहर निकलकर चूहों को देखने के लिए आ गया, पर उसकी नजरों में एक भी चूहा नहीं आता। ये देखकर इसको काफी ज्यादा खुशी होती है। उसी दिन एमा का लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। इस एमा को बच्चा पैदा करने में उसकी मदद करता है। तभी एमा देखती है कि बच्चे के सर के बजाय पहले उसका कंधा बाहर आ रहा है। ये देखकर एमा और मिस को दोनों को काफी ज्यादा घबराहट होने लगी। इस जल्दी से इसके बारे में किताबों में पढ़ने की कोशिश करने लगा, पर एमा इसको रोककर उसे अपना बच्चा सीधा करने के लिए कहने लगी। इस भी ठीक वैसा ही कर रहा था जैसे उसे एमा बोल रही थी, और कुछ ही वक्त में एमा एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। एस और एमा अपनी बेटी के होने से काफी ज्यादा खुश थे, और ये दोनों अपनी इस बेटी का नाम हैदर रखते हैं। खैर इसके बाद कुछ दिन बीत गए और एमा शहर की अलग अलग जगह पर स्प्रे से अपना पता लिख देती है, ताकि अगर कोई भी सर्वाइवर जिंदा हो तो वो उसे देखकर वहां पर आ जाए। इसके बाद हमें 6 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। आज जब एस अपनी गाड़ी से जंगल से गुजर रहा था, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी से एक जानवर टकरा जाता है। एस जल्दी से अपनी गाड़ी रोककर उस जानवर को देखने के लिए गया। उसने देखा कि उसकी गाड़ी के साथ एक शेर टकराया था, जो कि टक्कर लगने की वजह से तड़प रहा है। इसलिए एस उसे अपनी गन से शूट करने वाला था कि तभी उसी वक्त उसने देखा कि एक लड़की उसे चुपके से देख रही है। जैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की वहां से भागना शुरू कर देती है। एस भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा, और कुछ दूर तक लगातार भागने के बाद आखिरकार उसने उस लड़की को पकड़ ही लिया। लेकिन वो लड़की इसको देखकर काफी ज्यादा डर रही थी। तभी एस उसे किसी तरीके से समझाता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, इसलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन वो लड़की दोबारा से वहां से भाग जाती है। इसके बाद एस भी वापस से अपनी गाड़ी के पास आ गया। वो देखता है कि घायल हुआ शेर वहां से भाग गया था, इसलिए एस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। वो वहां से जा रहा था कि तभी वो लड़की उसकी गाड़ी के पास आ गई। एस उसे खाने के लिए एक सेब देता है, जिसे वो लड़की ले लेती है।
इसके बाद वो गाड़ी की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। फिर एस भी उस लड़की को अपने घर ले आता है। घर में आने के बाद एस और एमा उस लड़की को अपने घर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लड़की इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि वो नीचे आने तक का नाम नहीं ले रही थी। इस वक्त तक हमें पता चलता है कि हैदर के बाद एमा का एक और बच्चा हो गया है, जो कि एक लड़का है जिसका नाम एलेक्स है, और अभी तो एमा का एक और बच्चा होने वाला है। फिर एस और एमा दोनों घर के अंदर आ गए, जहाँ पर हम 2 और सर्वाइवर को देखते हैं जिनका नाम जॉर्ज और मोरीन है। ये दोनों काफी वक्त से एस और एमा के साथ रह रहे थे। अगले दिन मोरीन उस लड़की के पास ब्रेकफास्ट लेकर गई, लेकिन वो लड़की जिसका नाम एबी है उसने मोरीन का लाया हुआ खाना नीचे गिरा दिया। तभी मोरीन देखती है कि एबी और उसके हाथ पर एक जैसा निशान है। फिर मोरीन एबी को अपने बाल छूने के लिए कहती है, जिससे मोरीन ने एबी का भरोसा जीत लिया। इसके बाद मोरीन एबी के नहाने के लिए बाथरूम तैयार कर देती है। एबी को बाथरूम में छोड़कर मोरीन बाहर आ गई। बाहर आकर मोरीन एबी के बैकपैक को चेक करती है, जिसके अंदर उसे एक डायरी मिलती है जिसके अंदर एबी ने बहुत सी डरावनी ड्राइंग्स बना रखी थी। तभी मोरीन को एबी के बैकपैक में से एक लेटर भी मिलता है जो कि उसकी मॉम का लिखा हुआ था। मोरीन उस लेटर को बाकी लोगों के सामने पढ़ती है, जिसके अंदर उन्हें पता चलता है कि एबी की इस हालत के जिम्मेदार उसके डैड थे, क्योंकि उन्होंने एबी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। पहले तो एबी की मॉम एबी को अपने डैड से बचाती थी, पर कुछ वक्त बाद एबी की मॉम की मौत हो गई। इस लेटर को पढ़कर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मोरीन एबी को सोने के लिए उसका खुद का कमरा देती है। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं, जिसने एक और लड़के को जन्म दिया है जिसका नाम एस और एमा ने जॉय रखा। एक दिन सभी लोग अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी इसके लगाए हुए ट्रैप में हलचल होने लगी, जिसे सुनकर सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। फिर एस और बाकी के लोग अपनी गन्स लेकर जंगल में देखने के लिए जाते हैं, जहां पर उनका सामना 3 और नए सर्वाइवर से हुआ, जिनका नाम था मॉली, एजरा और जीन। साथ ही उनके साथ एक रैफ नाम का छोटा सा लड़का भी था, जो एजरा और जीन का बेटा है। उन सर्वाइवर्स को एमा अपने घर लेकर आती है। वो उन सभी सर्वाइवर से कहती है कि हमारे घर के पास एक दूसरा घर भी है जहाँ पर तुम रह सकते हो। लेकिन इसको एमा की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे मॉली और उसके साथ आए नए सर्वाइवर ठीक नहीं लग रहे थे। पर एमा के समझाने पर इस भी उन्हें अपनी कम्युनिटी में शामिल करने के लिए मान गया, लेकिन इसको अभी भी उन सर्वाइवर्स पर शक था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एस बाकी लोगों को लेकर शहर में खाना इकट्ठा करने के लिए जाने वाला था। जाने से पहले एस इन सभी को अपने रूल समझाता है। वो कहता है कि जैसे ही तुम्हारे बैग्स भर जाएंगे तो तुम सीधा गाड़ियों के पास आ जाओगे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से हमें रात होने से पहले वापस से घर आना है। सभी इसकी बात समझ गए। तभी मॉली इसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं हॉस्पिटल में जाकर कुछ दवा इकट्ठा करूंगी जो कि आगे चलकर हमारे काम आएंगी। लेकिन इसने मॉली के हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो कि मॉली को नुकसान पहुँचा सकते हैं। खैर, इसके बाद ये सभी लोग खाना इकट्ठा करने के लिए सिटी में पहुंच गए। एस और एजरा एक स्टोर में जाकर खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जीन एक शॉप में जाकर शराब की बोतल ढूंढ रही थी और कुछ ही वक्त में उसे वो बोतल मिल भी जाती है। उधर मॉली इसके मना करने के बावजूद भी हॉस्पिटल में चली गई थी, जहाँ पर उसका सामना एक जंगली कुत्ते से हो जाता है। मॉली जल्दी से वहाँ पर मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस कुत्ते के ऊपर स्प्रे कर देती है, जिससे डरकर वो कुत्ता वहाँ से भाग गया। इसके बाद मॉली जल्दी से वहाँ पर मेडिसिन वाला रूम ढूंढना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे बहुत सी मेडिसिन मिल गई थी। उन्हें लेकर मॉली वापस से एस और बाकी लोगों के पास आ जाती है। यहाँ ये लोग भी जल्दी वापस घर आ गए थे। अब तक एस को ये विश्वास हो गया था कि मॉली और उसके साथ के लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि वो भी उनके साथ मिलकर एक अच्छी सी जिंदगी जीना चाहते हैं। खैर, एक रात सभी लोग बोनफायर के पास बैठकर मजे कर रहे थे। तभी चेन उन सभी को गाना सुनाती है, जो उन सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी। अगले दिन सुबह मॉली ने देखा कि चेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि कल रात उसने सभी के सोने के बाद बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तभी जीन मॉली को बताती है कि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा पैदा हो। जीन की बातें सुनकर किसी तरीके से मॉली उसे शांत कराती है और समझाती है कि तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना ही होगा, क्योंकि हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है। ये बच्चा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर, अब इसी तरीके से वक्त बीतना शुरू हो गया और कुछ ही महीनों बाद जीन एक बच्चे को जन्म देती है।
उस वक्त जॉर्ज और मोरिन को भी एक बच्चा होता है जिसका नाम वो क्रिस्टीन रखते हैं। खैर इसके बाद कहानी में आगे 14 साल का सीन दिखाया जाता है जहां पर आज कम्युनिटी के सभी लोग हैदर का 14th बर्थडे मना रहे थे। अब जोई भी काफी बड़ा हो गया था जिसे अपने डैड की तरह किताबें बहुत पसंद थी, इसलिए एस अक्सर जोई को लाइब्रेरी में लेकर जाता रहता था। एक दिन बाहर बहुत ही तेज तूफान आता है, इसलिए एस जोई को जल्दी से घर ले आता है। तभी वो देखता है कि लकी घर पर नहीं है, इसीलिए जब एस लकी को देखने के लिए तूफान में घर से बाहर गया तभी वो देखता है कि एक पेड़ का तना लकी के ऊपर गिरा हुआ है और उसकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। ये देखकर एस अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट गया था क्योंकि लकी ही इस दुनिया में उसका सबसे पहला दोस्त था। उसके साथ ही रहकर उसने अपने आप को सरवाइव करना सिखाया। लकी उसके लिए वाकई में ही लकी था। जिस वक्त उसे कोई भी समझने वाला नहीं था तब लकी ने उसे जीने की उम्मीद दी थी। इसके बाद एस और बाकी के लोग लकी को अपने घर के पास दफना देते हैं। खैर एक दिन एस बाकी के बच्चों को देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि एबी और जॉय दोनों ही अपने घर के बाहर खेल रहे हैं। तभी उसी वक्त वहाँ पर उसकी नजर एक शेर पर जाती है जो जॉय पर हमला करने ही वाला था। उसी वक्त एस जॉय को बचाने के लिए जल्दी से शेर के सामने आ गया, पर शेर इस पर भारी पड़ रहा था। वो इसको अपने पंजों पर घायल करना शुरू कर देता है। उस वक्त वहाँ पर एबी भी थी और आज वो पहली बार इसको बचाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। एबी के चिल्लाने की वजह से सभी लोग इसको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वो मिलकर इसको अपने बनाए हुए हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब क्योंकि मॉली एक मेडिकल स्टूडेंट थी इसलिए वो जल्दी से इसका इलाज करना शुरू कर देती है। वो इसके सभी घावों को साफ करके उन पर टाँके लगा देती है ताकि इसका खून अब और ज्यादा ना बहे। कम्युनिटी के बाकी लोग भी इसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे। अगले दिन जब मॉली इसके पास बैठी थी तब वो इसको अपना एक सच बताती है। मॉली इसको बताती है कि मैं मेरी मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई के पहले साल में ही फेल हो गई थी, इसीलिए मैंने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। लेकिन इसको मॉली की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि मॉली ने फिर भी उसका काफी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया था जिससे इस धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इधर दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं। एमा अपने हाथों में गन लेकर जंगल में चली गई क्योंकि वो शेर को मारना चाहती थी जिसने इस पर जानलेवा हमला किया था। कुछ ही देर की खोज के बाद एमा को वो शेर मिल गया। उसे देखते ही एमा उस पर एक के बाद एक शूट करके उसे वहीं पर मार देती है और इस तरह इसको घायल करने का बदला पूरा हुआ। अब इसके कुछ दिनों बाद इस दोबारा से कम्युनिटी में आ जाता है क्योंकि अब उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई थी और इसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। खैर इसके बाद कहानी पूरे 17 साल आगे जाती है जहां कम्युनिटी के सभी बच्चे बड़े हो गए थे, पर इस वक्त तक इसका बड़ा भाई एलेक्स अपने छोटे भाई जॉय से काफी ज्यादा चलता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड एस सबसे ज्यादा प्यार जॉय से करते हैं। दूसरी तरफ हैदर और रैफ दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे और वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिता रहे थे। उसी रात एमा इसको बताती है कि हैदर रैफ के साथ बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन एस हैदर को अकेले अपनी कम्युनिटी से बाहर जाने की परमिशन नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि हैदर और रैफ दोनों अभी छोटे हैं, इसलिए वो दोनों अकेले खुद को बाहर नहीं संभाल पाएंगे। पर एमा की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। वो इससे कहती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था, इसीलिए अब तुम्हें भी हैदर को उसकी जिंदगी को उसके तरीके से जीने की परमिशन दे देनी चाहिए। इसको भी एना की ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है। अगले दिन हैदर और रैफ दोनों यहाँ से जाने के लिए अपना सारा जरूरी सामान गाड़ी में पैक कर लेते हैं। वो दोनों वहाँ से जाने से पहले सभी को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग अगली सर्दियों में वापस आ जाएंगे। और इतना कहने के बाद हैदर और रैफ गाड़ी लेकर दुनिया को अकेले ही एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ अंदर एबी सभी के लिए खाना बना रही थी। तभी वो देखती है कि सारा पानी खत्म हो गया है। ये देखकर एबी काफी ज्यादा पैनिक करने लगी। फिर एस, जॉर्ज और जॉय तीनों पानी के डैम के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि नदियों के पास वाला पानी पूरी तरीके से सूख गया है और जिस पाइप से उन तक पानी आता था वो भी जंग लगने की वजह से लीक हो गया है। अब तभी उन तीनों की नजर कुछ सर्वाइवर्स की गाड़ियों पर पड़ी, जो सर्वाइवर्स भी उन तीनों को देख लेते हैं। इसको लग रहा था कि ये सर्वाइवर्स उनकी कम्युनिटी के लिए खतरा भी हो सकते हैं, इसलिए वो जॉय और जॉर्ज को लेकर जल्दी से वापस से अपने घर आ गया। वो यहाँ पर जल्दी से सभी को उन सर्वाइवर्स के बारे में बता देता है। अब इससे पहले कि एस और बाकी के लोग कुछ समझ पाते, इतने में ही वो सर्वाइवर्स उन्हें ढूंढते हुए उनकी कम्युनिटी तक पहुँच जाते हैं।
एस जल्दी से उन सभी सर्वाइवर्स को गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि वो किसी भी प्रकार की मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। तभी उन सर्वाइवर का लीडर चार्ली एस को एक पानी की बोतल देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास अब पानी नहीं है, लेकिन हमारे पास काफी सारा पानी है और साथ ही में हमारे पास कुआं खोदने की मशीन भी है जिससे तुम्हारी पानी की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर एमा और इसको भी कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उन्हें चार्ली और उनके लोगों को अपनी कम्युनिटी में रख लेना चाहिए क्योंकि चार्ली और उसके लोग कुआं खोदने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए इस चार्ली और उसके लोगों को अपनी कम्युनिटी में ले आया। चार्ली और उसके लोगों को अपनी कम्युनिटी में शामिल करने के बाद एस चार्ली से पूछने लगा कि आखिर तुम अपनी मशीन से कुआं कितने वक्त में खोद सकते हो, जिस पर चार्ली उन्हें बताता है कि हमें इसमें 72 घंटे का वक्त लगने वाला है। ये सुनकर एस और एमा काफी ज्यादा खुश हो गए। खैर इसके बाद अगले दिन से ही चार्ली कुएं खोदने का काम शुरू कर देता है। इसके बाद रात के खाने के लिए चार्ली और एस दोनों जंगल में शिकार के लिए चले गए। तभी इसकी नजर एक हिरन पर जाती है। वो हिरन को शूट करने वाला था कि तभी इसके पीछे मौजूद चार्ली हिरन को शूट करके उसे वहीं पर मार देता है, जिससे एक वक्त के लिए तो इस थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद सभी एक साथ रात को खाना मजे से खाते हैं। यहाँ पर इसको लगता है कि चार्ली एबी को अजीब नजरों से घूर रहा है। ये देखकर इसको काफी ज्यादा अजीब लगा, लेकिन वो इस वक्त इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन जब एलेक्स चार्ली की मदद करने के लिए जा रहा था तब एस उसे चार्ली से दूर रहने के लिए कहता है, पर इसी बात को लेकर यहाँ पर एलेक्स और इसके बीच बहस होना शुरू हो गई। आज एलेक्स ने इस पर अपना गुस्सा निकाल ही दिया। वो इससे कहता है कि आप तो मुझसे ज्यादा जोई को प्यार करते हो। इतना कहने के बाद एलेक्स चार्ली के साथ काम करने के लिए चला गया। एलेक्स के जाने के बाद एमा इसके पास आती है। एस एमा को भी बताता है कि कल रात किस तरीके से चार्ली एबी को गलत नजरों से देख रहा था, जिस पर एमा उसे समझाती है कि ये तो एक नॉर्मल बात है। अगर लड़की सुंदर हो तो आदमी उसे अक्सर देखते ही हैं, लेकिन अभी भी इसको चार्ली ठीक नहीं लग रहा था। फिर जब एस चार्ली को कुआं खोदते हुए देखता है तो वो देखता है कि उसकी कम्युनिटी के सभी लोग चार्ली के आने से काफी ज्यादा खुश थे, पर अभी भी इसको चार्ली पर भरोसा नहीं था। इसके बाद एस ऐसे ही टहलने के लिए जंगल में आ गया। वो जंगल में इतना अंदर चला जाता है कि वो वापस आने का रास्ता ही भूल गया। अब काफी रात भी हो गई थी। दूसरी तरफ घर में एमा भी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वो जंगल में इसको ढूंढने के लिए जाने वाली थी कि तभी इस घर पर वापस आ जाता है। इसको इतना लेट घर पर आते हुए देखकर एमा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुमने जो रूल्स बनाए थे अब तुम खुद ही उन रूल्स को तोड़ रहे हो। तब इस एमा को समझाता है कि मैं गलती से जंगल में इतना अंदर चला गया था कि मैं वापस आने का रास्ता ही भूल गया। ये सुन एमा भी इसको माफ कर देती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ली जो कुआं खोद रहा था आखिरकार आज उसके अंदर से पानी आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी इस चार्ली के पास जाकर उससे कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, इसलिए अब तुम्हें अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। पर चार्ली साफ साफ उससे कह देता है कि जैसा मैंने सोचा था ये जगह उससे काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़कर तो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। चार्ली की ऐसी बातें सुनकर इस काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे मन ही मन लग रहा था कि चार्ली यहाँ पर रहने के पीछे कोई न कोई मतलब जरूर छुपा रहा है। उसी रात कम्युनिटी के सभी लोग पानी मिलने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी के अंदर सभी लोग चार्ली के नाम के नारे लगाने लगे, जो बात इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसीलिए इस बात से अपने घर के अंदर चला जाता है। उधर पार्टी में एलेक्स भी चार्ली के साथ आई अपनी उम्र की लड़कियों के साथ क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। फिर पार्टी के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं, पर इस अभी भी अपनी बालकनी में ही खड़ा था। तभी उसे अपने घर के पीछे से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। जब इस देखने के लिए गया तो उसने देखा कि चार्ली का एक आदमी साइलेस एबी के घर के बाहर पहरा दे रहा था। उसी वक्त चार्ली भी एबी के घर से बाहर आता है। ये देखकर ही समझ गया कि जरूर चार्ली ने एबी के साथ कुछ न कुछ गलत तो किया है। इस जल्दी से एबी के घर के पास जाकर देखता है और उसका शक बिल्कुल सही निकला। इसके बाद मौली भी एबी का चेकअप करती है, जिससे साफ हो गया था कि चार्ली ने जबरदस्ती एबी के साथ गलत काम किया है। अब इस बात से एस, एमा और बाकी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अब तक एमा भी समझ गई थी कि एस चार्ली के बारे में बिल्कुल सही था। तभी एमा सभी से कहती है कि चार्ली हमारी कम्युनिटी के लिए एक वायरस है, इसीलिए अगर हमने चार्ली को अपनी कम्युनिटी से कितना भी दूर भगा दिया तो वो वापस से दोबारा से लौट कर जरूर आएगा।
इसीलिए अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हमें चार्ली को मारना ही होगा। अब अगर हमने ही ऐसा नहीं किया तो चार्ली हमारी सारी कम्युनिटी को खराब कर देगा। अब यहाँ पर एस, मोली, एजरा, जेन, जॉर्ज और मोरिन सभी एमा की बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद एस चार्ली की बहन के पास जाकर उसे अपनी बहन से बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही चार्ली अपनी बहन से बाहर आया उसी वक्त वहाँ पर इसके बाकी लोग अपनी गन लेकर आ गए। चार्ली उन्हें देखकर हंसना शुरू कर देता है और उसी वक्त इसने भी चार्ली के मुंह पर खींचकर एक जोर से हथौड़ा मारा, जिससे चार्ली के चेहरे से खून आने लगा। और इस लगातार चार्ली के चेहरे पर तब तक मारता रहा जब तक चार्ली की मौत ना हो गई। चार्ली को मारते वक्त एस अपना पूरी तरीके से आपा खो बैठा था। इसके बाद जब एस अपने कपड़ों पर लगा खून साफ कर रहा था उस वक्त उसे अपने आप पर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे चार्ली को मारकर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रही थी, पर तभी एमा उसके पास आकर उसे बताती है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। खैर इसके बाद कम्युनिटी के लोग चार्ली की बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। अगली सुबह जीन चार्ली की वाइफ को बताती है कि चार्ली कम्युनिटी को छोड़कर चला गया है और वो ऐसी जगह पर गया है कि वो अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। उसकी बातों से चार्ली की वाइफ भी समझ गई थी कि उन्होंने चार्ली को मार दिया है, लेकिन चार्ली की मौत से उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होता क्योंकि वो खुद चार्ली से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके बाद एस, एमा और बाकी के सभी लोग चार्ली के खास आदमी साइलेस को अपनी कम्युनिटी से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस दिन वो चार्ली के कहने पर एबी के घर के बाहर पहरा दे रहा था। ये लोग सिर्फ उसे ही जाने को कह रहे थे। बाकी के चार्ली के साथ के जितने भी लोग थे वो उन्हें वहीं पर रखने वाले थे, क्योंकि वो लोग चार्ली से काफी ज्यादा तंग आ गए थे। चार्ली का खास आदमी साइलेस बाकी के सभी लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी एस और एमा की कम्युनिटी को छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसीलिए उसे अकेले ही वहां से जाना पड़ा। खैर अब तभी इसके पास एलेक्स आकर उससे चार्ली के बारे में पूछने लगा, जिस पर एस एलेक्स को बताता है कि चार्ली हमारी कम्युनिटी से बहुत दूर जा चुका है, अब वो कभी भी हमारे पास नहीं आने वाला। ये चीज एलेक्स को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। खैर अब इसी तरीके से उस पैंडेमिक को पूरे 20 साल गुजर जाते हैं और इस वक्त जॉय ने एक उड़ने वाली साइकिल की इन्वेंशन की थी, जिसकी खुशी में आज सभी लोग पार्टी कर रहे थे। लेकिन इस चीज से एलेक्स बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इस कम्युनिटी के जितने भी लोग थे वो ज्यादातर जॉय की ही तारीफ करते थे और उसे कोई भी पूछता तक नहीं था। उसी रात जब एस जॉय को बुक पढ़ना सिखा रहा था तभी वो देखता है कि जॉय को बुखार आ रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ जॉय को ही बुखार नहीं था बल्कि कम्युनिटी के और भी बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे। ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं थी बल्कि ये एक वायरस था। इससे इन्फेक्टेड होने वाले व्यक्ति को बहुत ही तेजी के साथ बुखार हो रहा था। अब ऐसे हालात देखकर मोली ही उन सभी का ट्रीटमेंट कर रही थी। तभी यहाँ इस भी मोली के पास आकर बाकी के बीमार हुए लोगों को देखने के लिए आता है। यहाँ पर मोली इसको बताती है कि ये वायरस ठीक 20 साल पहले पुराने पैंडेमिक की तरह है। ये सुनकर इस बहुत ही ज्यादा घबरा गया क्योंकि जॉय भी बीमार था। अगले दिन एस और एमा जॉय के कमरे में थे कि तभी हैदर भी वापस आ जाती है, लेकिन जॉय की हालत अभी भी वैसी ही थी। हैदर अपने डैड को गले लगाकर बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि सफर के दौरान उसने रैफ को खो दिया था। इसके बाद हैदर जॉय के साथ जाकर सो जाती है क्योंकि वो जॉय से बहुत ही वक्त बाद मिली थी। इसके बाद एस अपने शहर से दूसरे शहर जाने का प्लान बना लेता है क्योंकि उनके पास इस वायरस की कोई भी अच्छी सी दवा नहीं थी। इसी वजह से एस अपनी गाड़ी लेकर ब्रिज के पास पहुंच गया जो कि आगे से बंद था, लेकिन एस किसी तरह बीच में से एक रास्ता निकालकर अपनी साइकिल से दूसरे शहर में चला जाता है। इस जल्दी से मेडिकल रूम को ढूंढकर वहां से जरूरत की सारी दवाइयां उठा लेता है और इसके बाद वापस से अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ हम हैदर को देखते हैं जो कि रैफ की मॉम जीन और रैफ के डैड एजरा के साथ बैठी हुई थी। हैदर उन दोनों को रैफ के साथ किया हुआ इसके बारे में बताने लगी। वो कहती है कि पहले हमने ये प्लान बनाया था कि हम सिर्फ नॉर्थ की तरफ जाकर दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन तभी मैंने और रैफ ने इंसानों को ढूंढने का प्लान बनाया, इसीलिए हम सर्दियों तक घर वापस नहीं आ पाए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी हमें कोई भी इंसान नहीं मिला, इसीलिए हम दोनों एक जगह पर कुछ दिनों के लिए कैंप लगाकर वहां पर रुक गए और इस वक्त तक हमने वापस आने का प्लान भी बना लिया था। पर एक दिन हमारे कैंप के पास एक अनजान आदमी आ गया जो हमसे खाना मांग रहा था। दरअसल ये वही साइलेस था जिसे इसने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस चीज के बारे में हैदर और रैफ को उस वक्त पता नहीं था। साइलेस यहाँ पर बिना बात के ही रैफ पर हमला कर देता है। तब रैफ किसी तरीके से उससे अपने आप को छुड़ाने लगा। इनकी इस लड़ाई के बीच साइलेस रैफ को चाकू मार देता है। ये देखकर हैदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया
और वो साइलेस को एक कुल्हाड़ी से मार देती है। पर अब तभी थोड़ी देर में रैफ ने भी अपना दम तोड़ दिया था। ये देखकर हैदर बहुत ही ज्यादा रोने लगी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। इसके बाद हैदर ने रैफ की वहीं पर ग्रेव बना दी और इसके बाद वो खुद वापस से कम्युनिटी में आ गई। हैदर की ये बातें सुनकर जीन और एजरा दोनों ही अपने बेटे की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी थे। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जिसकी हालत अब और ज्यादा नाजुक थी। तभी इस भी सिटी से दवा लेकर जोई के पास आ जाता है। वो जोई को अपनी इम्यूनिटी देने की कोशिश करता है, पर हैदर ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इससे हैदर की जान को भी खतरा था। इसलिए इस जल्दी से जोई को मोली के पास लेकर गया, जहाँ पर बाकी के बीमार लोग थे। मोली इससे जोई को ठंडे पानी में ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि जोई का शरीर बुखार से बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। इसीलिए इस जल्दी से जोई को ठंडे पानी से भरे टब में सुला देता है। इसके बाद अगले कुछ दिनों में कम्युनिटी के जितने भी लोग बीमार हुए थे, वो सभी लोग अब धीरे धीरे कर ठीक होने लगते हैं। लेकिन जोई की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। अब लगातार तबीयत खराब होने की वजह से कुछ वक्त में ही जोई की मौत हो जाती है। अपने बेटे की मौत को देखकर एमा और एस अंदर से टूट गए। उन दोनों से अपनी सिचुएशन बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रही। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जोई के साथ ऐसा हो जाएगा। उन्हें जोई से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जोई हर काम में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। एक दिन एस लाइब्रेरी में जाकर वहाँ की सारी किताबें चलाने वाला था, पर तभी वहाँ पर एमा भी आ गई। वो इसको समझाती है कि सिर्फ जोई की मौत हुई है, उसके अलावा भी कम्युनिटी में बहुत से अच्छे लोग हैं, इसीलिए तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। एमा की बातें सुनकर एस भी रुक गया। इसके बाद काफी वक्त बीत जाता है और अब एस भी काफी हद तक संभल गया था। वो कम्युनिटी के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। खैर एक दिन जब एस जोई के कमरे में उसकी बनाई हुई डायरी देख रहा था, तभी इसको उस डायरी के अंदर जोई का बनाया हुआ एक एंटीना और रेडियो का प्रोजेक्ट दिखाई देता है, जिसे जोई कुछ ही वक्त में शुरू करने वाला था। ये देखकर एस ने अब ये फैसला किया कि अब वो ही जोई के प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। और फिर क्या था, इस लगातार अपनी मेहनत के साथ जोई के उस रेडियो वाले प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद एस उस रेडियो से दुनिया के अलग अलग कोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इसको कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। खैर इसके बाद जब एक दिन कम्युनिटी के सभी लोग एक साथ बेसबॉल खेल रहे थे, उसी वक्त हैदर को याद आता है कि जब वो और रैफ दोनों बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे, तब उन्हें हर जगह पर 127225 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। इसको वो नंबर सुनकर एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने रेडियो में इस नंबर को डालकर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर तक आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। पर इनकी ये मेहनत खराब नहीं जाती, क्योंकि कुछ देर बाद एक लड़की सामने से बोल रही थी, जिसे सुनकर इसके साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। इस और बाकी के लोगों को ये पता चलता है कि जिस जगह से वो लड़की बोल रही है, वो जगह इनकी लोकेशन से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जब इसको ये पता चलता है कि उस जगह पर 77 लोग जिंदा हैं, तो ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ की बातों से इसको ये पता चल रहा था कि जो लोग भी उनसे बात कर रहे हैं वो अच्छे लोग हैं। खैर इसके बाद उस पैंडेमिक को पूरे 50 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर एस अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। तभी हम इसके साथ एक लड़के को देखते हैं, जिसका नाम जैक है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैदर का बड़ा बेटा है। साथ ही में हमें एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब काफी सारे लोग रहते हैं और आगे के कुछ सालों में यही लोग अपनी इस पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले हैं। इस तरह दुनिया वापस से उजागर हो जाएगी। और बस दोस्तों, इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये सीरीज कैसे लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।